बाखबर में आज हम बात करेंगे। दरअसल जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन पर मेहरबानियाँ सरकार की कम होती जा रही है। इसलिए हमने कहा कि माननीयों पर रहम और बुजुर्गों पर सितम, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जान वफा ये जुल्म न कर। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना काल से, हम अगर कहें तो रेलवे का जो एक छूट होती है यात्रियों के लिए, उसमें ख़ास तौर से जो सीनियर सिटीजन हैं, महिला, पुरुष और इसके अलावा ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए टिकटों में देने वाली छूट को समाप्त कर दिया। सबको लगा कि शायद ये कोरोना काल है और उसके बाद ये छूट वापस उनको मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अब केंद्र सरकार का कहना यह है कि इससे सरकार को घाटा होता है, इसलिए ये छूट हम नहीं दे पाएंगे। इसमें आपको बता दें कि कुल मिलाकर रेलवे ने जब ये छूट बंद की तो सरकार को 3,464 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ, या उसने पैसे कमाए या बचत की। इसमें 1,500 करोड़ रुपए वो हैं जो छूट के जरिए सरकार इन सबको देती थी। इस पूरे आंकड़े पर हम बात करेंगे, क्योंकि जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उन पर सरकार की जो रहमत की बारिश है वो लगातार बनी हुई है। आखिर माननीयों पर रहम और बुजुर्गों पर सितम, इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा पर रहेंगे टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे, डॉक्टर राहुल रंजन और संदीप पौराणिक, और स्काइप पर रहेंगे हमारे साथ योगीराज योगेश। तो चर्चा में हम शुरुआत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आना शुरू हुई। दरअसल ये पूरी चर्चा इस बात पर है कि जो 60 साल के बुजुर्ग हैं या 58 साल की हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने, खासतौर से रेलवे ने, यात्री टिकट में छूट बंद कर दी है और उसकी शुरुआत हुई थी कोरोना काल से। आपको लगता है कि जो सारा मामला है वो सरकार का सितम है या सरकार की मजबूरी है? आपकी राय? सरकार का सितम है। सरकार ने बुजुर्गों के टिकट को मिलने वाले कंसेशन को ही बंद नहीं किया है जी। रेल के अंदर जो कैटरिंग सर्विस चलती थी उसके चार्जेस भी कई गुना कर दिए हैं जी। अब रेल के अंदर एक आम आदमी भी 200 रुपए से कम में नाश्ता नहीं कर पाएगा। भोजन तो 250 रुपए से ऊपर ही है जी। तो सरकार जो है कुल मिलाकर एक व्यापारिक तरीके से रेलवे को चलाना चाहती है, और जो कल्याण की भावना जो संविधान में वर्णित है कि राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का स्वरूप कल्याणकारी हो, वो नहीं है, वो अब बिगड़ता जा रहा है जी। अब कुल मिलाकर व्यावसायिक तरीके से निर्णय हो रहे हैं, और व्यवसाय भी वैसा हो रहा है जैसे कोई बहुत ही गांव का व्यवसाय भी ऐसा हो रहा है कि सामने वाला जो है व्यक्ति वो कुछ समझता ही नहीं है। सारा ज्ञान सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी और मंत्री के पास ही है। राकेश जी, एक बात और कहूँगा, पुरानी फिल्मों में दिखाते थे एक गांव का बनिया जिसमें जीवन का रोल होता था। जो फिल्म के कैरेक्टर थे वो बहुत ही काइये किस्म के जो बनिए होते हैं कि आदमी को ब्याज पर पैसा देते हैं और बाद में उसकी पूरी संपत्ति को हड़प देते हैं। तो एक कैरेक्टर वो था, और एक ये सरकार में नजर आता है कि किस तरह से धीरे धीरे वो जनता की जो छूट है, आपने कहा कि सरकार काम करती है वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए। तो अगर आप जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, उनके कल्याण की बात नहीं करेंगे और माननीय जो आपके हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए, उनकी अगर बात करेंगे, तो मैं सिर्फ इतना सा जोड़ूंगा कि मध्य प्रदेश में सरकार, जो उनके विधायक हैं, उनकी जो उनका वेतन है, उस वेतन पर लगने वाला टैक्स सरकार जमा करती है। इसके अलावा अगर कोई विधायक लोन लेता है गाड़ी खरीदने के लिए या मकान लेता है, तो मकान का जो लोन होता है उसका ब्याज, वाहन खरीदने का जो लोन होता है उसका ब्याज सरकार जमा करती है। एक तरफ माननीयों के लिए इतनी सुविधा, और एक तरफ जिंदगी के जो आखिरी चरण में चलते हैं उनके लिए इस तरह की हम कहेंगे कि आप आर्थिक संकट दिखाकर उनकी जो सुविधाएं छीन रहा है, ये कितना मानवीय है मैं लौटूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल ये कि सरकार वरिष्ठों के कल्याण के लिए है या उनसे पैसा कमाने के लिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर राहुल रंजन। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजेश जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं, आप तो हैं, इसके अलावा एक और जुड़े हुए हैं। अच्छा जी।
तो मैं राजेश जी लौटूंगा आपके पास। ये सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर सरकार का ये कौन सा गणित है, सरकार की नीयत गड़बड़ है या वो वाकई संकट में है। चूंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बेहतर बता सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। योगेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, सरकार ने जो बुजुर्गों की जो रियायतें बंद की उसके मायने क्या है? बुजुर्गों की जो रियायतें वापस की हैं विषय है, परंतु जो माननीयों के लिए उनके ब्याज का भुगतान सरकार कर रही है, उनके इनकम टैक्स अपने आप में एक व्यक्तिगत लायबिलिटी होती है। उसका सोशल काज से और सोशल काम से कोई लेना देना नहीं होता। व्यक्तिगत लायबिलिटी, कार खरीदने के लिए लिए गए लोन के भुगतान, लोन पर ब्याज का भुगतान, हाउसिंग लोन के ब्याज का भुगतान, इससे निकृष्ट काम कोई नहीं हो सकता। सरकार को चाहिए एक झटके में इमीडिएटली ऐसी सुविधाएं बंद करे। हाँ, जहां तक विधायकों को, सांसदों को जो पर्क्स मिलते हैं, जो अलाउंसेज मिलते हैं, उनकी बात अलग है। वो अलाउंसेज उनके द्वारा अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए, क्षेत्र के लोगों के कामों के लिए, बार बार ऑफिसेज में जाने के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या केंद्र में दिल्ली जाने या अपने क्षेत्र में राजेश जी इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जो एमपी एमएलए के चुनाव में हार जाते हैं या जो नंबर 2 पर रहते हैं, जीतने वाला 1 नंबर पर वोट पाता है, हारने वाले के 2 नंबर के वोट होते, माने दूसरे दर्जे पर होता है। राजनीति करने में उसे भी उतनी काम करना पड़ता है जितना एक सांसद को करना पड़ता है। तो जो चुनाव हार जाता है वो सारी सुविधाएं अपने स्तर पर करता है और इनको सब जो हमारा विजयी प्रतिनिधि है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं जी, वो एक क्षेत्र के लोगों के प्रति अलग हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जो इनकम टैक्स है, उनके कार के लोन का ब्याज है, हाउसिंग लोन का ब्याज है, ये बहुत गलत काम है और ये सरकार को चाहिए कि इन्हें बंद करना चाहिए। और अलाउंसेज भी जो है उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई है जरूरत के हिसाब से। जैसे आज टेलीफोन एक सस्ता काम हो गया, लेकिन पुराने रेट से ही टेलीफोन अलाउंस दिए जा रहे हैं। टेलीफोन सस्ता होने से उसमें देखना चाहिए कि माननीयों का कितना खर्चा होता है टेलीफोन में। वैसे भी आउटगोइंग तो वो करते नहीं, इनकमिंग के लिए फोन करते हैं, वो भी 10 बार बेचारा क्षेत्र का आदमी लगाएगा जब एक बार उठता है, उसका उसे मालूम ही नहीं हो कि माननीय का फोन नंबर क्या है। तो ऐसे अलाउंसेज जो सरकार की तरफ से विधायकों को, माननीयों को दिए जा रहे हैं, उन पे एक कमेटी बनाकर एक आयोग का गठन करके और उनमें देखना चाहिए कि कितनी प्रासंगिकता है और कितना जरूरी है। बिल्कुल राजेश जी, आपने ठीक कहा। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आपने टेलीफोन की बात भी की, जबकि टेलीफोन तो अब लैंडलाइन लगभग बंद हो गए हैं। मोबाइल जो फोन है वो इनकमिंग फ्री है, इसके बाद भी बिल की बात होती, तो बहुत सी चीजें हैं। आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। फिर कभी आपसे और इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए डॉक्टर राहुल रंजन। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ योगीराज योगेश भी है। योगीराज जी, अभी पिछले दिनों निवर्तमान राष्ट्रपति कोविंद जी ने कहा था एक कार्यक्रम में कि उनको 5 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलती है और 3.5 लाख रुपए करीब वो टैक्स में उनका इनकम टैक्स चला जाता है। तो मिलते तो उनको बहुत कम पैसे हैं। जब माननीय राष्ट्रपति के वेतन पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, तो फिर विधायकों के वेतन पर जो इनकम टैक्स लगता है उसको राज्य सरकारें क्यों वहन करती हैं? या तो राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का भी जो इनकम टैक्स है वो केंद्र सरकार वहन करे। तो ये जो माननीयों पर रहम है उस पर हम बात करना चाहते हैं कि आप रेलवे पर उनको एक साथ में अटेंडेंट होता है, यात्राएं मुफ्त होती हैं, और वो जब भूतपूर्व हो जाते हैं तब भी उनको उनके साथ साथ एक सहायक के लिए भी सरकार रेलवे में सुविधाएं देती है। आपकी राय कि ये जो बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर के, 58 साल की महिलाएं, इनकी रियायतों को खत्म करना कितना मानवीय लगता है, कितना अमानवीय है, कितना व्यवहारिक है और कितना जरूरी है? योगीराज जी। देखिए राघवेंद्र जी, ये जो भेदभाव है, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि माननीयों की वेतन भत्ते बढ़ाने का फैसला खुद माननीय लेते हैं, और कोई सी भी सरकार हो, कोई सा भी राजनीतिक दल हो, जब माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ने की बात आती है
तो तमाम मुद्दों पर असहमति होने के बावजूद वेतन भत्ते के मुद्दे पर सारे राजनीतिक दल एक राय में एकजुट हो जाते हैं, बिना चर्चा के पास होता है, बिना चर्चा के सिर्फ 1 मिनट में। जी, अब चूंकि आपके हाथ में ही जितना चाहे उतना बढ़ा लो, जितना कम करने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो अपने अपने हिसाब से वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं। जी, आप बढ़ा लें, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी उम्र के दीगर लोग भी हैं। यदि हम बुजुर्ग हैं या हम माननीय हैं, तो वो जो सम्मानीय वास्तव में देश के, उनके लिए भी कुछ सोच लें आप, उनकी भी वेतन भत्तों की बढ़ाने की बात कर लें। और वेतन भत्तों के बढ़ाने की बात तो छोड़िए आप, अभी मध्य प्रदेश में कई दिनों से पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है, और बेचारे पेंशनरों ने 60-60, 65-65, 70-70 साल की एज में जल सत्याग्रह किया जबलपुर में अभी 1 महीने पहले ही जी, क्योंकि उनके 17% उनको डीए नहीं मिल रहा। बिल्कुल, और ये लंबे समय से मांग चलती आ रही। तो कल्पना कीजिए वो लोग जिन्होंने सरकार की नौकरी की है, सरकार की चाकरी की है 30-30, 35-35 साल, और वो अपने डीए के लिए उनको इस उम्र में ऐसे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। योगी राज जी, जो हालात है तो वो तो उनकी पेंशन भी बंद हो जाए तो आपको और हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। डीए बढ़ने की तो बात अलग है, हो सकता है कि कुछ दिनों में पेंशन बंद कर दी जाए कि अगर आप 70 साल के बाद भी जितना है तो पेंशन बंद। तो बहुत सारी बातें होंगी जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ संदीप पुराणिक जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन पर। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा इस बात पर फोकस है कि जो माननीय एमपी एमएलए हैं उन पर सरकार इतनी माने रहमत की बारिश कर रही है कि अगर वो कार लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं तो सरकार उनका ब्याज जमा करती है। अगर उनका वेतन का जो टैक्स होता है मध्य प्रदेश में, सरकार विधायकों का इनकम टैक्स सरकार जमा करती है। लेकिन जो बुजुर्ग 60 साल के 58 साल की महिला हैं, उनके लिए सारी रियायतें कोरोना काल से रेलवे ने बंद कर दी है। और सरकार का कहना यह है कि क्योंकि सरकार को इस पर घाटा होता था या सरकार पर बोझ बढ़ता था, इसलिए उन्होंने ये किया। 2 वाक्य में और जोड़ूंगा कि ये सुविधाएं बंद करने से रेलवे को 3,664 करोड़ रुपए बचे हैं या उसने कमाए हैं। इसमें 1,500 करोड़ रुपए वो हैं जो छूट के नाम पर सरकार खर्च करती थी। आपकी राय कि ये बुजुर्गों पर सितम क्यों? संदीप जी। देखिए राघवेंद्र जी, जहां तक आपने माननीयों के वेतन भत्तों की बात की, सुविधाओं की बात की, तो वो तो अपने फैसले खुद कर लेते हैं, सदन में उनके फैसले हो जाते हैं। एक बार विधेयक जो विषय आता है और हाजी करके हाथ उठ जाता है, वो पास हो जाता है। बुजुर्गों का फैसला किसको करना है? सरकार को। जब सरकार उनकी बात करने लगती है तो उसे घाटा और फायदे की बात होने लगती है, लेकिन जब माननीयों की होती तो नहीं होती। दुर्भाग्य है राघवेंद्र जी कि वर्तमान दौर में सरकार के कई फैसले ऐसे आ रहे हैं जिससे हमारे देश की जो सबसे बुजुर्ग पीढ़ी है वो संकट में घिरने वाली है। अभी घिरी है और आने वाले 15 से 20 साल बाद और घिरेगी, क्योंकि जो सरकारी नौकरियां मिली हैं उससे पेंशन सुविधा खत्म कर दी गई है। सरकार का दायित्व है राघवेंद्र जी, जो नौकरी करते हैं उनका शेष जीवन नौकरी के बाद सुरक्षित हो। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा आप रियायत दें जी। लेकिन सरकार के ये फैसले, दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि फैसले कौन लोग लेते हैं? ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका ज्यादा होती है इनमें। सरकार के पास तो सीधी फाइल जाती है और ब्यूरोक्रेट्स जो समझा देता है। तो ऐसा लगता है कि क्या ब्यूरोक्रेट्स सरकार के खिलाफ हो गए, ऐसे अलोकप्रिय निर्णय करा रहे हैं जो जनता के खिलाफ जा रहे हैं, जन विरोधी हैं। मैं एक चीज और जोड़ूंगा आपकी बात में कि अभी एक कार्टून आया था, महिला अपने पति से बोल रही कि ये जो सीनियर सिटीजन है उनकी सुविधाएं सरकार छीन रही है। तो उसमें एक लाइन ये आ रही थी बीच में कि आप सीनियर सिटीजन हैं इसलिए आपको टैक्स से हम बचा रहे हैं, ये बड़ी बात है। कोई 60 साल से ऊपर का होगा तो सरकार बोलेगी कि आप 60 साल से ज्यादा क्यों गए इसलिए टैक्स पे करिए। तो सीनियर सिटीजन टैक्स नहीं लगा है, इसके लिए सरकार को आप धन्यवाद दे सकते हैं। आगे आपकी बात। तो ये जो कार्टून की आपने बात की, तो फिर इस देश में 60 साल के बाद जीने की व्यवस्था नहीं हो तो क्या ये अलोकप्रिय? देखिए राघवेंद्र जी, आप एक चीज मानिए, जो ब्यूरोक्रेट्स होता है जी, उसको जमीन की समझ नहीं होती। वो पदस्थापना से लेके सेवानिवृत्ति तक एसी रूप में रहता है और वो फैसले करता है। क्या ये सरकारें फैसले उन जनप्रतिनिधियों की राय लेती हैं क्या? यानी दल की नीति के खिलाफ नहीं जा सकते वो लोग। सरकार जनप्रतिनिधियों की है और फैसले नौकरशाही लेती है, ये हम कह सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है। यही कारण है कि कई बार अलोकप्रिय फैसले, ठीक है 1 बार 2 बार 3 बार आप जीत सकते हैं, लेकिन कुछ अलोकप्रिय फैसले आपको बहुत पीछे ले जाते हैं। चुनाव जीतना एक अलग मसला हो सकता है राघवेंद्र जी, जी, लेकिन आपकी परसेप्शन जो जनता के बीच बनता है
उस बुजुर्ग की जिंदगी के बारे में भी तो सोचे कोई। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को यह लगता है कि वो कागज पर बैलेंस शीट ऐसी तैयार करा दें जिससे राजनेताओं को ये लगने लगे कि ये ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छा है, इसने हमारी बचत कर दी। उसी कोशिश में ब्यूरोक्रेट्स लगे रहते हैं और उसका खमियाजा आने वाले समय में राजनीतिक दलों को भुगतना होता है। बिल्कुल। मैं राकेश जी के पास जा रहा हूं। राकेश दुबे जी, दरअसल संसद भवन की कैंटीन से लेकर विधानसभाओं की कैंटीन तक आप जी भारत में नागरिक सम्मान के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है। आज नागरिक को आटा जो है उस पर जीएसटी देना पड़ रही है, कफन पे जीएसटी देना पड़ रही है, यात्राओं के नाम पर एक सुविधा थी वो भी छीन ली गई है। ये सरकार के सारे निर्णय अलोकप्रिय निर्णय हैं। जो कल्याणकारी शब्द संविधान में है, नरेंद्र मोदी को सबसे पहले संविधान में संशोधन करके वो कल्याणकारी शब्द हटा देना चाहिए। जो अगर हम कभी विदेश की तुलना में भारत के पेंशनर की स्थिति देखें या भारत के सीनियर सिटीजन की स्थिति देखें तो बेहद खराब है। हम जो हैं सीनियर सिटीजन इस देश में 2M दर्जे के नागरिक हो गए हैं और वो जो माननीय जिनका काम कानून बनाने का है वो संसद नहीं चलने देते हैं, विधानसभा नहीं चलने देते हैं, कानून बनाते नहीं हैं, अपने हिस्से के का पैसा 1 नंबर में 2 नंबर में चोरी से सब तरह से इकट्ठा करते हैं। उनकी संपत्ति साल में 200 से 500 करोड़ बढ़ती है। राकेश जी मेरा सवाल ये था कि क्या सरकार के भीतर नौकरशाही में ऐसे तत्व चले गए हैं जो अलोकप्रिय और जन विरोधी फैसले सरकार से करवा रहे हैं इस सरकार के? आप जो कह रहे हैं आपका प्रश्न एकदम सही है और उसका उत्तर भी यही है कि जो लोग देश के धरातल को नहीं समझते हैं, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़कर आते हैं, वो एक रोजी पिक्चर सरकार के सामने बना के रखते हैं और वो रोजी पिक्चर जो है नागरिकों का गला घोंटती है। बिल्कुल। और उद्योगपति इससे मजे में आते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ राहुल जी भी हैं। राहुल रंजन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ। दरअसल हम सीधी सी बात इस ये करना चाहते हैं कि जो संसद की कैंटीन है, विधानसभा की कैंटीन है, वहां सस्ता 1 रुपए 2 रुपए की चाय कॉफी बहुत सस्ता आपको खाना मिलेगा। लेकिन जैसा राकेश जी और हम सब जानते हैं कि आटे पर टैक्स है, सब चीजों पर टैक्स लग रहा है। क्या सरकार के भीतर नौकरशाही के नाम पर वो अंग्रेज आ गए हैं जो गुलामी छोड़कर तो चले गए थे भारत को आजाद करके, लेकिन जैसे लंदन स्कूल ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स से जो लोग पढ़कर हिंदुस्तान आ रहे हैं वो देश के लोगों पर अलग किस्म से अत्याचार कर रहे हैं और जो सरकार लोकतंत्र की है उसको एक तरह से अलोकप्रिय कर रहे हैं। आपकी राय की नौकरशाही क्या आसमान से उतरी हुई कोई ऐसी फरिश्तों की दुनिया जो इंसानों को समझती नहीं या कीड़े मकोड़े मानती है? आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, नौकरशाही अपना प्रभाव दिखाती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारे सांसद विधायक चुन करके जाते हैं और क्षेत्रों से चुन के जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, इनको जमीन की सारी समस्याएं, लोगों की समस्याओं से ये रूबरू होते हैं, इनको सब कुछ मालूम होता है और नौकरशाह इनको किसी भी तरह से गुमराह नहीं कर सकते। नौकरशाह योजनाएं यदि बनाते भी हैं तो उन योजनाओं को ये लोग बदल सकते हैं, संसद में पारित नहीं होने दे सकते, विधानसभाओं में पारित नहीं होने दे सकते। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि नौकरशाह लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। राहुल जी, मेरा कहना सिर्फ इसलिए क्योंकि 5 साल जब कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री या मंत्री बनते हैं तो साल भर तक तो उन पर जनता का रंग रहता है, उसके बाद नौकरशाही का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है और फिर वो नौकरशाही उनको अपने हिसाब से हैंडल करती है। इसलिए हम कई बार अखबार की भाषा में कहते हैं कि नौकरशाही की जो लगाम है वो सवार के पास ठीक से नहीं है, बेलगाम नौकरशाही। जी, मूल तरह से राघवेंद्र जी जो जिस विषय को लेकर के हम चल रहे हैं कि जो बुजुर्गों की हमारे यहाँ जो पेंशन बंद की जा रही है, उनके लिए रेलवे की सुविधाएं और तमाम सुविधाओं पे जो अंकुश लगाया जा रहा है, तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सांसद और विधायक जानते हैं कि हमारे इधर की पारिवारिक स्थिति क्या है, हमारा पारिवारिक धरोहर क्या है। तो जो क्या है कि आप इसको ये कह सकते हैं कि सरकार की पूरी संवेदनहीनता है, मानवीयता पूरी सरकार खो चुकी है। इस बुजुर्गों से ही ये पूरा देश और परिवार चलता है। आज एक बुजुर्ग का यदि पेंशन और सुविधाएं आप बंद कर देंगे तो वो परिवार पूरी तरह से उखड़ जाएगा, क्योंकि आज जो वर्तमान स्थिति में वो बुजुर्गों की इज्जत घर में तभी बनी हुई है कि उनकी पेंशन आ रही है, वो मोहताज नहीं है बुढ़ापे में।
उनको छोटा सा चश्मा, पेन, दवाइयाँ, आप ये सोचिए कि हॉस्पिटल्स में बुजुर्गों की दवाइयाँ बंद कर दी गई हैं, और एक बुजुर्ग यदि इस सुविधाओं से जो सरकारी नौकरी कर चुका है, आप ये सोचिए कि उसकी पत्नी की हालत क्या होगी। मान लीजिए कि उसके परिवार में कोई बच्चा नहीं है उनका, और एक मियाँ बीवी, उनके हस्बैंड नौकरी करते थे, वो रिटायर हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो वो पत्नी क्या करेगी? ये स्थिति है। लेकिन सरकार को ये मानवीयता समझ में आ रही है क्या? राहुल जी, नहीं आ रही। सरकार पूरी डिसीजन बदल रही है। राहुल जी, कई बार जब पति शादी के बाद बेटा बदल जाता है पत्नी की बातों में आकर, हमें लगता है कि सरकार में आने के बाद हमारे जो माननीय गण हैं वो भी नौकरशाही की बातों में उलझ जाते हैं और जनता के हितों से दूर हो जाते हैं। योगीराज जी, अगर किसी बुजुर्ग पेंशनर के पास अपने नाती पोतों को खिलाने के लिए आइसक्रीम के पैसे ना हो, टॉफी के पैसे ना हो, दवाई के पैसे ना हो, तो हमें लगता है कि फिर ये सरकार जन कल्याणकारी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार धंधा कर रही है, सरकार बिजनेस कर रही है। सरकार का काम भी नहीं है बिजनेस करना, लेकिन जन कल्याण से अगर वो विमुख होगी तो फिर नतीजे इसके खिलाफ ही जाएंगे। आपकी बहुत संक्षेप में राय। देखिए राघवन जी, सवाल पेंशन, वेतन, भत्ते और सुविधाओं का नहीं है। बुजुर्गों के साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है इस समय, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। आखिर वो किस किस जगह पे जाके अपनी बात रखें, किस किस जगह पर जाके लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें। क्योंकि कई मैटर तो ऐसे आ रहे हैं, क्राइम के मामले में बुजुर्गों के खिलाफ बहुत ज्यादा लगातार क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद देश में नंबर 2 पे, जहां बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम की शिकायत हो रही। ये एक दीगर विषय है, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। केवल पेंशन, वेतन, भत्ते इसका ही मसला नहीं है। एक और जानकारी मैं बताऊं, आप अपन सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में 11 तरह की वृद्धावस्था पेंशन योजना मिलती है, पेंशन योजना लागू है। लेकिन इक्का दुक्का ही ऐसे बुजुर्ग होंगे जो उनको इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा। और विदिशा में तो इतना बड़ा पेंशन घोटाला सामने आया था अभी पिछले साल, जिसमें बुजुर्गों की पेंशन मृतकों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी। अब ये घोटाले तो हैं इसमें, लेकिन सरकार, केंद्र की सरकार भी अगर ऐसे फैसले करेंगी तो हमें लगता है कि क्या ये सरकार हमारे देश की नहीं है? क्या ये जो नौकरशाही IAS ऑफिसर होते हैं, भले ही वो इंग्लैंड से पढ़ के आए, वहाँ की कोई चीज़ इकोनॉमिक्स समझ कर आए, लेकिन सीधा सा अर्थशास्त्र ये होता है कि अगर आपके घर के बुजुर्ग खुश हैं तो वो परिवार और वो देश भी खुश माना जाएगा। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी के लिए समय की कमी है। राकेश जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस देश में अगर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी तो क्या देश मुस्कुरा सकता है? आपकी बहुत छोटी सी राय। बिल्कुल नहीं। जिस देश में अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं है वो देश पतन में जाता है। सामने हमारे लंका का उदाहरण है, देख लीजिए। लंका में यही हुआ, जहाँ बुजुर्गों के साथ अत्याचार हुआ तो लंका बर्बाद हो गई। मैंने लंका की लंका लग गई। लंका की लंका सिर्फ इसी कारण से लगी है। बिल्कुल। और वही चीजें भारत में दोहराई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति भी खराब हो जाएगी। मेरा सिर्फ एक लाइन में उत्तर चाहता हूँ, क्या सरकार नौकरशाही के सम्मोहन में फंस गई है? सरकार नौकरशाही के सम्मोहन में नहीं फंस गई है, बल्कि नौकरशाही सरकार को मूर्ख बना रही है। सरकार को फौरन जो है उन लोगों को बदल देना चाहिए। जी संदीप जी, आपकी छोटी सी राय। जो राकेश जी ने कहा बहुत बेबाक की, सरकार को ऐसी नौकरशाही को बदलना चाहिए जो जन विरोधी फैसले लेकर सरकार को छोटे छोटे से लाभ बताती हो, क्योंकि इस पूरे फैसले में सरकार को सिर्फ 1500 करोड़ का लाभ हुआ है और पूरे देश के जो 7 करोड़ से अधिक जो बुजुर्ग हैं वो संकट में पड़ गए हैं। बहुत संक्षेप में राय। आप राघवेंद्र जी मानिए कि बुजुर्गों का, जैसा भी सबने कहा कि सम्मान नहीं, उस परिवार की स्थिति क्या होती है हम लोग जानते हैं, उसकी अगली पीढ़ियां कैसी निकलती हैं जी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही, जो नौकरशाह हैं वो सरकार को मूर्ख बनाते हैं और चंद उद्योगपतियों के लिए वो काम करते हैं। यही कारण है कि सेवानिवृत्त होने के बाद वो अपने एक सुरक्षित मांद की तलाश रहते हैं। आप देख लीजिए देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनके यहाँ कितने ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने रहते हुए किस तरह के फैसले कराए हमारे आपके सामने। हाँ, यानी कुल मिलाकर सरकार में वो रहते हैं लेकिन काम करते हैं वो उद्योगपतियों के लिए, इसलिए उनके सेवानिवृत्ति के बाद उनकी बाकी की जिंदगी उद्योगपतियों के घरानों में काम करते करते गुजरती है, नौकरी करते गुजरती है। और बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी के लिए राहुल जी, क्या ऐसे नौकरशाहों को बदलना चाहिए जो सरकार से जन विरोधी फैसले कराते हैं? राघवेंद्र जी, नौकरशाहों को भी सोचना चाहिए कि वो भी एक दिन बुजुर्ग होंगे जी, एक दिन उनको भी बुढ़ापा आना है ना। तो ये स्थितियां जो पैदा देश में कर रहे हैं वो एक दिन उनके परिवार में भी उनके साथ ये चीजें घटित होनी है जब वो दर दर के लिए भटकेंगे।
है ना। तो ये स्थिति तो क्लियर है, सरकार को भी समझ लेना चाहिए। यदि ये उनको मूर्ख बना रहे हैं तो सरकार क्यों मूर्ख बन रही है, और सरकार को इसके दूरगामी परिणाम दिखाई देने लगेंगे बाद में, क्योंकि जिस देश में यदि परिवार टूटा और समाज टूटा ना, तो वहाँ कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल, अगर सरकार जन विरोधी फैसले करेगी तो लोकतंत्र है। कल सड़क से आप सरकार में आए तो सरकार से आप वापस सड़क पर भी जा सकते हैं। विदेशों की जहां तक बात है, विदेशों में तो जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सरकार ध्यान रखती है, जो बेरोजगार है उनका सरकार ध्यान रखती है। लेकिन इस देश में अगर जो बुजुर्गों की सुविधा उनको आप छीनेंगे, रोजगार में कमी आएगी, तो फिर सरकारों के सड़क पर आने में वक्त नहीं लगता। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि माननीयों पर रहम और बुजुर्गों पर सितम, ये जाने वफा, ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। तो जनता के बीच जो सरकार पर भरम है कि वो जन कल्याण की बात करती है, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस भ्रम को बनाए रखेगी और जन कल्याण की तरफ दोबारा लौटेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी मेहमानों को धन्यवाद। राकेश जी आपका भी, राहुल जी आपका भी, संदीप जी आपका भी और योगीराज योगेश जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर जन कल्याण की तरफ लौटने की जरूरत है। बखबर में आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।